नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास की बड़ी बड़ी ताकतें आखिर बनती कैसे हैं और फिर कैसे बिखर जाती हैं? तो आज हम भारत के इतिहास में सत्ता के ऐसे ही उतार चढ़ाव की एक कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक साम्राज्य डूबा तो दूसरा उग आया। एक साम्राज्य कैसे खड़ा होता है और कैसे धूल में मिल जाता है, बस यही वो एक सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र रहेगा। तो चलिए इतिहास के उन पलों को खोजते हैं जिन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और जानते हैं, इस सवाल का जवाब वो इतिहास की किताबों में ही छिपे कुछ खास पलों में मिलता है। तो चलिए इन पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे वक्त से जब मंच पहले से ही तैयार था। ये वो दौर था जब मुगलों के आने से भी पहले भारत में शक्तिशाली साम्राज्य अपनी जड़ें जमा चुके थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए, 1336 में दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई, जो कला और समृद्धि का एक बड़ा केंद्र था। और फिर उधर उत्तर में 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। मतलब साफ है, भारत पहले से ही ताकतवर राज्यों का घर था। लेकिन इतिहास एक बड़ा मोड़ लेने वाला था। और फिर इतिहास ने करवट ली। एक ऐसे राजवंश का आगमन हुआ जिसने इस उपमहाद्वीप का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाली सदियों तक अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। 1526 भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक मील का पत्थर है। एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी साल हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करने वाली थी। और नतीजा, बाबर की जीत हुई। और इसी जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। सोचिए, सिर्फ एक लड़ाई ने सत्ता का तराजू हमेशा के लिए एक तरफ झुका दिया। आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग में। एक ऐसा दौर जब कला, संस्कृति और ताकत सब कुछ अपने शिखर पर था। और इस दौर के पीछे एक नाम था, एक महान सम्राट का। सम्राट अकबर की विरासत को देखिए। उनकी दूरदर्शी सोच वाकई कमाल की थी। एक तरफ उन्होंने अकबरनामा लिखवाकर अपने दौर के इतिहास को हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना। और ये सिर्फ कोई पूजा घर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां हर धर्म के विद्वान एक साथ बैठकर ज्ञान और दर्शन पर चर्चा करते थे। सोचिए, ये उस दौर की सोच से कितना आगे की बात थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इतिहास का एक नियम है, जब एक ताकत अपने शिखर पर होती है तो कहीं दूर एक नई शक्ति जन्म ले रही होती है। एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला था जो शुरू में तो बहुत छोटा लगा, पर आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और इसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोई सेना या कोई देश नहीं था। नहीं, ये तो लंदन में बनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना। 31 दिसंबर साल 1600, ये वो तारीख है जब इस कंपनी को आधिकारिक तौर पर बनाया गया था। एक ऐसी तारीख जो आने वाले कल को लिखने वाली थी। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे एक शाही चार्टर दिया। आसान भाषा में कहें तो पूरब के साथ व्यापार करने का एक सरकारी लाइसेंस। मकसद एकदम साफ था, ट्रेड। जमीन या सत्ता पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये सारा खेल पूरी तरह से पलट गया। अब हम देखेंगे कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे अपनी तलवारें निकाल ली और सत्ता पर काबिज हो गई। ये टाइमलाइन इस बदलाव की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1600 में उन्हें व्यापार का चार्टर मिला और फिर 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई। इस बीच लगभग 150 साल का वक्त गुजरा, लेकिन ये प्लासी की लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद 1793 में परमानेंट सेटलमेंट जैसे कानूनों ने, जो असल में जमीन से टैक्स वसूलने का एक नया तरीका था, ये बात एकदम साफ कर दी कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुके थे। तो वो निर्णायक मोड़ था प्लासी का युद्ध। 1757 से पहले कंपनी का ध्यान सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर था, लेकिन इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों के नेतृत्व में कंपनी ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सीधे सीधे इलाकों पर नियंत्रण करने लगी। एक व्यापारिक कंपनी अब एक ताकतवर शासक बन चुकी थी।
और ये कहानी हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन एक नए अंदाज में। आखिर वो कौन सा पल होता है जब एक व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं रहता और एक साम्राज्य बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।